सीड टेक्नोलॉजी का नेक्स्ट लेक्चर है सीड एक्ट एंड सीड एक्ट एनफोर्समेंट, ड्यूटी एंड पावर्स ऑफ सीड इंस्पेक्टर, ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज, सीड्स कंट्रोल ऑर्डर 1983। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बीज विधान या सीड लेजिस्लेशन क्या चीज़ होती है। तो बीज गुणवत्ता नियंत्रण या सीड क्वालिटी कंट्रोल की हम लोग बात करें तो बीज उत्पादन या सीड प्रोडक्शन जो प्रोग्राम होता है उसका मुख्य केंद्र बिंदु या मेन जो सेंटर पॉइंट होता है वो होता है कि सीड की जो क्वालिटी है या बीज की जो गुणवत्ता है उसको किस प्रकार से नियंत्रित किया जाए या कंट्रोल किया जाए। यह निम्न कारणों से महत्वपूर्ण होता है। इसके कुछ कारण हैं जिसकी वजह से ये इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला, किसान का बीज के किसी एक ब्रांड में रुचि को बढ़ाता है। तो मार्केट के अंदर कई तरह के जो वैरायटीज़ हैं किसी एक फसल की, बीजों की कई तरह की वैरायटीज़ आती हैं। तो कोई एक वैरायटी जो है वो ऐसी होती है जिसकी बीज की गुणवत्ता बहुत बढ़िया होती है, उसकी जो प्रति हेक्टेयर उपज है वो भी बहुत बढ़िया होती है। इस वजह से उस किस्म के अंदर या उस ब्रांड के अंदर जो किसान है उसकी रुचि बढ़ जाती है। दूसरा है, यह किसी एक बीज ब्रांड की ख्याति को बनाए रखता है। तो मान लीजिए मार्केट के अंदर कोई नई वैरायटी लॉन्च हुई और उसकी उपज बहुत बढ़िया है, क्वालिटी बहुत बढ़िया है, तो वो फेमस हो जाएगी फार्मर्स के बीच में। तो उसकी जो ख्याति है या उसकी जो फेमसनेस है वो इंक्रीज हो जाएगी। इसके अलावा यह बीज की उच्च गुणवत्ता की गारंटी देता है। तो जो क्वालिटी सीड की होती है वो हाई होती है, ठीक है। उसकी गारंटी किसके द्वारा दी जाती है? इस बीज गुणवत्ता नियंत्रण के द्वारा या सीड क्वालिटी कंट्रोल के द्वारा दी जाती है। इसके अलावा यह आर्थिक हानि को रोकता है। तो आपको पता होगा कि अगर फार्मर्स के द्वारा या किसानों के द्वारा अच्छी क्वालिटी का बीज उपयोग ना किया जाए तो उनको आर्थिक नुकसान होता है, क्योंकि जो उपज है वो भी बहुत कम होगी और जो गुणवत्ता है वो भी कम हो जाएगी बीज की। तो अगर किसानों के द्वारा अच्छे बीज का उपयोग किया जाएगा तो उनको आर्थिक हानि नहीं होगी, ठीक है। जो इकोनॉमिक लॉस है वो नहीं होगा उनको। इसके अलावा है, यह किसानों को अच्छी गुणवत्ता वाले बीज के लिए जागरूक करता है, ठीक है। अब किसान जो है वो ऐसी किस्म को या ऐसी वैरायटी को मार्केट के अंदर ढूंढते हैं जो अच्छी गुणवत्ता वाली हो, ठीक है, यानी जिसका बीज बढ़िया गुणवत्ता का हो, उसकी जो उपज है प्रति हेक्टेयर वो बढ़िया आए, ठीक है। तो इस प्रकार से किसानों के अंदर जागरूकता या अवेयरनेस जो है फार्मर्स के अंदर वो डेवलप करता है। हिस्ट्री इन इंडिया या भारत में अगर हम इतिहास की बात करें सीड लेजिस्लेशन की, तो एक तरफ हम लोग वर्ष या ईयर देखेंगे और दूसरी तरफ विधान या लेजिस्लेशन देखेंगे। तो 1963 के अंदर सबसे पहले राष्ट्रीय बीज निगम या नेशनल सीड कॉर्पोरेशन जो है इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद 3 साल के बाद 1966 के अंदर 1966 में बीज अधिनियम या सीड एक्ट जो था वो बनाया गया था ताकि बीज की गुणवत्ता को नियंत्रित किया जा सके। फिर उसके बाद फिर 1968 में 1968 में सीड रूल्स या बीज नियम जो हैं वो बनाए गए थे ताकि बीज की गुणवत्ता को और ज़्यादा नियंत्रित किया जा सके। फिर 1971 में 1971 में मिनिमम सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड्स बनाए गए या न्यूनतम प्रमाणीकरण मानक बनाए गए और अलग अलग राज्यों में सीड सर्टिफिकेशन एजेंसीज जो हैं उनको स्थापित कर दिया गया ताकि अलग अलग राज्य जो हैं वो बीज की गुणवत्ता को नियंत्रित कर सकें। उसके बाद 1983 की बात करें तो इसमें आया था सीड कंट्रोल ऑर्डर या बीज नियंत्रण आदेश। ये हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे। तो बीज की गुणवत्ता को नियंत्रित करने में इसका भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। उसके बाद 1980 के अंदर न्यू सीड पॉलिसी या नई बीज नीति जो थी वो आई थी, जिससे बीज गुणवत्ता को नियंत्रित करने में और सहायता मिली। फिर 2001 के अंदर पीपीवी एंड एफआर एक्ट या पीपीवी व एफआर अधिनियम जो था ये लॉन्च हुआ था ताकि जो प्लांट वैरायटी है उसका प्रोटेक्शन किया जा सके और फार्मर्स के जो राइट्स होते हैं, किसानों के जो अधिकार होते हैं उनका संरक्षण किया जा सके। उसके बाद 2002 में पेटेंट अमेंडमेंट एक्ट आया था, 21वां संशोधन अधिनियम आया था। तो पेटेंट जो था वो पहले कम समय के लिए किया जाता था, बाद में उसको बढ़ाकर उसकी अवधि को बढ़ा दिया गया। तो इस तरह से ये एक अमेंडमेंट या संशोधन था जो किया गया था पेटेंट एक्ट के अंदर। तो ये 2002 में हुआ था। उसके बाद नेशनल सीड पॉलिसी या राष्ट्रीय बीज नीति जो थी ये 2002 में आई थी। तो इस टेबल को ध्यान में रखना है, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे बीज अधिनियम 1966 की, सीड एक्ट 1966 भी बोलते हैं इसको। तो इसका जो प्रारंभ था या कमेंसमेंट था वो कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1969 को ये लागू हुआ था, ठीक है। इस अधिनियम के अंदर
डिफरेंट जो सेक्शंस हैं या विभिन्न जो धाराएं हैं, ठीक है, उनके अंतर्गत अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस या संगठन जो है वो स्थापित किए गए हैं। तो इसको हम लोग एक टेबल से देखेंगे। तो एक तरफ संगठन या ऑर्गेनाइजेशन दे रखे हैं, दूसरी तरफ सेक्शन या धारा दे रखी है, और दूसरी तरफ उपधारा या सब सेक्शंस दे रखे हैं। तो सबसे पहले सेंट्रल सीड कमेटी CSC, इसकी जो स्थापना थी वो सीड एक्ट या बीज अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत और उपधारा 1 के अंतर्गत की गई थी। उसके बाद आती है सेंट्रल सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी या CSTL, इसकी जो स्थापना है वो सीड एक्ट या बीज अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत की गई थी और उपधारा 1 के अंतर्गत की गई थी। उसके बाद आता है स्टेट सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी या SSTL जिसको बोलते हैं। तो इसकी जो स्थापना थी वो सीड एक्ट की या बीज अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत की गई थी और उपधारा 2 के अंतर्गत की गई थी। तो उसके बाद है सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी या SCA जिसको बोलते हैं हम लोग। तो इसकी जो स्थापना है वो बीज अधिनियम की 2 धाराओं के अंतर्गत की गई थी, एक तो 8 है और एक 18 है। 8 के अंतर्गत इसकी एस्टैब्लिश्ड हुई थी, यानी इसकी स्थापना की गई थी, और जो धारा 18 है इसमें इसको अप्रूव किया गया था। इसका मतलब सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी ने काम करना शुरू किया था धारा 18 के अंतर्गत। उसके बाद आता है सीड एनालिस्ट, बीज विश्लेषक। जो सीड टेस्टिंग लेबोरेटरीज होती हैं वहाँ पर सीड का एनालिसिस करने के लिए या सीड से रिलेटेड जितने भी क्वालिटी टेस्ट हैं उनको करने के लिए जो पर्सन होता है उसको सीड एनालिस्ट बोलते हैं। इसकी जो नियुक्ति है वो सीड एक्ट की धारा 12 के अंतर्गत की गई थी। उसके बाद सीड इंस्पेक्टर या बीज निरीक्षक जो है, जो कि बीज गुणवत्ता को नियंत्रित करता है, इसकी जो नियुक्ति है वो धारा 13 के अंतर्गत, बीज अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत इसकी नियुक्ति की गई थी। तो इस टेबल को ध्यान में रखना है। इस टेबल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम के अंदर मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सेंट्रल सीड कमेटी यानी CSC की। तो इसका जो गठन है या इसका जो स्थापना है ये केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। इसका काम क्या होता है? यह प्रशासन व बीज संबंधी मामलों में, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी इश्यूज होते हैं और इसके अलावा सीड से रिलेटेड जो भी इश्यूज होते हैं, बीज से संबंधित जो मामले होते हैं, इन मामलों के संबंध में केंद्र सरकार यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और इसके साथ साथ राज्य सरकार यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं उनको सलाह देने का या एडवाइस देने का कार्य जो है वो सेंट्रल सीड कमेटी के द्वारा किया जाता है। अब बीज संबंधी मामले कौन कौन से हो सकते हैं, सीड से रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे नई किस्म का विमोचन, जो न्यू वेराइटी है उसको रिलीज करना है मार्केट के अंदर। उसके बाद है नोटिफिकेशन, ठीक है, कोई भी वैरायटी जो है उसका सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन तभी होगा जब उसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। तो ये नोटिफिकेशन का जो काम है ये भी सेंट्रल सीड कमेटी का होता है। इसके अलावा बीज प्रमाणीकरण मानकों का निर्धारण, जो सीड सर्टिफिकेशन के लिए स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं उनका जो डिटर्मिनेशन है वो भी सीड से रिलेटेड मैटर होता है। तो CSC या सीड सेंट्रल सीड कमेटी जो है ये करती क्या है? एडवाइस देती है। अब ये एडवाइस किसको देती है? एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट को देती है और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट को देती है। तो ये जो एडवाइस देती है ये किस संबंध में देती है? एक तो एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड जो मैटर होता है, जो प्रशासन संबंधी जो मामले होते हैं उनके संबंध में, और दूसरा सीड रिलेटेड मैटर या बीज से संबंधित जो मामले होते हैं उनके संबंध में ये एडवाइस देने का या सलाह देने का कार्य करती है। तो उस डायग्राम से आपको समझ में आ गया होगा क्लियरली। उसके बाद इसके सदस्य या मेंबर्स की हम लोग बात करें तो इसमें सबसे पहले आता है चेयरमैन। तो चेयरमैन कितने होते हैं? एक होता है चेयरमैन, और इसका जो नॉमिनेशन है या किसके द्वारा इसको नामित किया जाता है? केंद्र सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इसके अलावा 8 सदस्य या मेंबर्स जो हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। इसके अलावा प्रत्येक राज्य से या ईच स्टेट से एक एक मेंबर या सदस्य जो है वो राज्य सरकारों के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, ठीक है। तो ये सेंट्रल सीड कमेटी जो है उसके मेंबर्स होते हैं। अब एक खास बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि जो CSC है यानी कि सेंट्रल सीड कमेटी जो है उसका जो प्रत्येक मेंबर या सदस्य होता है, ठीक है, चाहे वो चेयरमैन है चाहे मेंबर है, उसका जो कार्यकाल है, ठीक है, वो होता है 2 वर्ष का, ठीक है। लेकिन 2 वर्ष काम करने के बाद फिर से वो नॉमिनेट हो सकता है या फिर से उसका नाम जो है वो दिया जा सकता है, तो उसके लिए वो योग्य होता है।
उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे CSTL की, यानी कि सेंट्रल सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी की। तो इसकी जो स्थापना है वो किसके द्वारा की जाती है? अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। तो केंद्र सरकार या तो नई सेंट्रल सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी बना लेती है, या फिर कोई भी सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी जो पहले से एस्टैब्लिश्ड है या पहले से स्थापित की गई है, उसको CSTL यानी कि सेंट्रल सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी के रूप में उसको घोषित कर देती है। ठीक है। अब वर्तमान में अगर हम लोग बात करें इंडिया के अंदर, तो जो IARI यानी इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली में जो STL यानी सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी स्थित है, उसको CSTL के रूप में यानी कि सेंट्रल सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी के रूप में स्वीकार कर लिया गया है या एक्सेप्ट कर लिया गया है। इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं अभी? तो ये क्या करती है, जितनी भी राज्य के अंदर या स्टेट के अंदर जो सीड टेस्टिंग लेबोरेटरीज होती हैं या बीज परीक्षण प्रयोगशालाएं होती हैं, उनके परीक्षणों में समानता या इक्वलिटी जो है उनके टेस्ट्स के अंदर बनाए रखने का काम करती है। इसके लिए वो करेगी क्या, जो राज्य प्रयोगशालाएं होती हैं या जो स्टेट सीड टेस्टिंग लेबोरेटरीज होती हैं, उनके द्वारा जो टेस्ट किए गए सैंपल्स होते हैं या परीक्षित नमूने होते हैं, उन नमूनों में से 5% लेकर ये जो सेंट्रल सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी है वो जांच करती है, ठीक है, कि जो रिजल्ट्स हैं या परिणाम हैं उनमें परिवर्तन तो नहीं है, कोई चेंज तो नहीं है। इसके अलावा जो मार्केट के अंदर सीड सेल किया जा रहा है या बाजार के अंदर जो बीज बेचा जा रहा है, उसकी जो गुणवत्ता है वो बनी हुई है या नहीं, तो उसकी गुणवत्ता को नियंत्रित करने के लिए जो सेंट्रल सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी है वो नमूने लेती है या हम कह सकते हैं सैंपल्स लेती है, और उनके परीक्षणों के जो आंकड़े हैं या उनके जो टेस्ट्स का जो डाटा है वो बीज समिति को या हम कह सकते हैं सीड कमेटी जो होती है, सेंट्रल सीड कमेटी जो होती है, उसको अवेलेबल करवाने का काम करती है। तो ये दो मेन फंक्शंस होते हैं सेंट्रल सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी के। उसके बाद तीसरा हम लोग बात करेंगे स्टेट सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी या SSTL। तो जो राज्य सरकार है या स्टेट गवर्नमेंट है, उसके द्वारा एक या अधिक जो स्टेट सीड टेस्टिंग लेबोरेटरीज हैं उनको एस्टैब्लिश किया गया है या स्थापना की गई है, या फिर कोई भी जो सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी है या बीज परीक्षण प्रयोगशाला है उसको SSTL के रूप में या स्टेट सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी के रूप में उसको घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये काम जो है किसका होता है, स्टेट गवर्नमेंट का होता है। अब राजस्थान की अगर हम लोग बात करें तो राजस्थान के अंदर टोटल 4 बीज परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना की गई है या 4 स्टेट सीड टेस्टिंग लेबोरेटरीज एस्टैब्लिश्ड हैं। ये कहाँ कहाँ पर है, इस पे इसके ऊपर क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो एक तो है श्रीगंगानगर के अंदर, एक है जोधपुर के अंदर, एक है दुर्गापुरा जयपुर के अंदर आता है। तो यहाँ पर एक सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी है। इसके अलावा कोटा के अंदर भी एक सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी जो है वो अवेलेबल है। तो 4 टोटल सीड टेस्टिंग लेबोरेटरीज हैं जो राजस्थान के अंदर एस्टैब्लिश्ड की गई हैं राज्य सरकार के द्वारा। उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी की या SCA जिसको बोल देते हैं। तो इसकी जो स्थापना है वो किसके द्वारा की जाती है, या तो राज्य सरकार के द्वारा की जाती है, ठीक है, या तो जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके द्वारा इसका एस्टैब्लिशमेंट किया जाता है, या फिर केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को राज्य सरकार का सहयोग चाहिए होता है या स्टेट गवर्नमेंट जो है उसकी हेल्प चाहिए होती है। तो केंद्र सरकार राज्य सरकार के सहयोग से इसकी स्थापना कर सकती है, या फिर राज्य सरकार अपनी मर्जी से सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी जो है उसकी स्थापना कर सकती है। अब जो बीज प्रमाणीकरण संस्था है या सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी है, उसको कुछ प्रिंसिपल्स पर कार्य करना होता है या निम्न सिद्धांतों पर स्थापित होनी चाहिए कोई भी सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी। सबसे पहले ये ऑटोनोमस बॉडी होनी चाहिए या एक स्वायत्त काय होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये किसी दूसरी संस्था के कंट्रोल में या नियंत्रण में कार्य नहीं करना चाहिए। इसको स्वतंत्र रूप से कार्य करना चाहिए बिना किसी दबाव के, तभी ये फेयरली या हम कह सकते हैं कि ईमानदारी से काम कर सकती है। तो सबसे पहली कंडीशन तो ये है। दूसरा, यह बीज के उत्पादन व विपणन में शामिल नहीं होनी चाहिए। सीड का जो प्रोडक्शन है सर्टिफाइड सीड का, उसमें ये इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा सीड मार्केटिंग के अंदर या बीज विपणन जो है उसके अंदर ये शामिल नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ये सीड प्रोडक्शन और सीड मार्केटिंग के कार्य में इन्वॉल्व है तो ये पक्षपात करेगी, जिससे बीज की गुणवत्ता को बनाकर नहीं रखा जा सकेगा। ठीक है, तो ये दूसरी कंडीशन इसके लिए होती है। उसके बाद तीसरा है, इसे न लाभ न हानि के सिद्धांत पर कार्य करना चाहिए। नो प्रॉफिट नो लॉस प्रिंसिपल के ऊपर इसको वर्क करना चाहिए। इसका मतलब इसको लाभ हानि से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इसको लाभ हानि से मतलब है तो ये ईमानदारी से काम नहीं कर सकती। तो इसलिए
नो प्रॉफिट नो लॉस के प्रिंसिपल पर इसको काम करना चाहिए। इसके अलावा इसे कंप्लीट जो कंट्री है या पूरे देश के अंदर जो प्रमाणीकरण मानक या सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड्स को मानना चाहिए जो कि पूरे देश के अंदर लागू किए गए हैं, ताकि यूनिफॉर्मिटी को या एक रूपता को बनाकर रखा जा सके। ठीक है, तो जो भी सीड क्वालिटी है या बीज की गुणवत्ता है उसमें यूनिफॉर्मिटी या एक रूपता होनी चाहिए। ये तभी संभव है जब पूरे देश में लागू किए गए प्रमाणीकरण मानक या कंप्लीट कंट्री के अंदर जो अप्लाई किए गए सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड्स हैं उनको ये सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी फॉलो करे। ठीक है, तो ये 4 कंडीशंस हैं, इन 4 कंडीशंस को फॉलो करना जरूरी है किसी भी सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी का। राजस्थान की हम लोग बात कर लेते हैं। तो राजस्थान सरकार ने जयपुर के अंदर सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी जो है वो एस्टैब्लिश की है और उसका नाम क्या है, RSSOCA। ठीक है, अब इस RSSOCA जो है इसकी फुल फॉर्म जो है वो आपसे एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है। तो ये है राजस्थान स्टेट सीड एंड ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी। तो ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट्स होते हैं या ऑर्गेनिक जो सीड होता है उसका भी सर्टिफिकेशन इसके द्वारा किया जाता है, और जो नॉर्मल सीड होता है सर्टिफाइड सीड उसका भी जो सर्टिफिकेशन है वो इसके द्वारा ही किया जाता है। तो उसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, ये कहाँ पर स्थित है इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो डायग्राम के अंदर देख सकते हो RSSOCA जयपुर के अंदर है, राजस्थान स्टेट सीड एंड ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी। अगर इंडिया की हम लोग बात करें तो भारत के अंदर कुल 21 स्टेट्स सीड सर्टिफिकेशन एजेंसीज हैं। ठीक है, कुल 21 हैं सीड सर्टिफिकेशन एजेंसीज, लेकिन भारत में राज्य 21 से ज़्यादा हैं। तो जिन राज्यों के अंदर स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसीज नहीं हैं उनमें फिर सर्टिफिकेशन का जो काम है वो कौन करता है, वहाँ पर फिर नेशनल सीड कॉरपोरेशन के द्वारा जो सीड सर्टिफिकेशन का कार्य है वो किया जाता है। जबकि 21 राज्यों के अंदर जहाँ पर सीड सर्टिफिकेशन एजेंसीज उपस्थित हैं वहाँ पर इन्हीं के द्वारा ही सर्टिफिकेशन का काम जो है वो किया जाता है। अपने पड़ोसी राज्यों की बात कर लेते हैं, हरियाणा और पंजाब की। तो हरियाणा के अंदर जो सर्टिफिकेशन एजेंसी है उसको HSSCA के नाम से जाना जाता है, और पंजाब में जो सर्टिफिकेशन एजेंसी है उसको PSSCA के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये दोनों की दोनों संस्थाओं की खास बात क्या है कि ये चंडीगढ़ में स्थित हैं, क्योंकि दोनों जो राज्य हैं पंजाब और हरियाणा इन दोनों की राजधानी कौन सी है, चंडीगढ़ है। तो दोनों की सर्टिफिकेशन एजेंसी चंडीगढ़ में स्थित है, लेकिन चंडीगढ़ में ये अलग अलग जगहों पर स्थित हैं। ठीक है, इनके प्लेसेस अलग अलग हैं। इनकी फुल फॉर्म जो है वो आपको ध्यान में रखनी है, HSSCA यानी हरियाणा स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी, उसी तरह से PSSCA यानी पंजाब स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी। ठीक है, तो इनकी फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखनी है। तो इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो, इन हरियाणा के अंदर HSSCA और इन पंजाब के अंदर PSSCA, और दोनों की दोनों चंडीगढ़ में है, लेकिन एट डिफरेंट प्लेसेस यानी कि विभिन्न स्थानों पर है। अब जो SSCA है या SCA है जो सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी है उसके कार्य क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले है प्रमाणीकरण से संबंधित सामग्री की आपूर्ति करना, जो भी सर्टिफिकेशन के लिए मटेरियल चाहिए, ठीक है, उसकी सप्लाई करने का जो काम है वो सर्टिफिकेशन एजेंसी करती है। दूसरा है बीज उत्पादक से प्राप्त आवेदन का सत्यापन करना। जो सीड प्रोड्यूसर या बीज उत्पादक होता है उसको एप्लीकेशन देनी पड़ती है या आवेदन करना पड़ता है, किसको, सर्टिफिकेशन एजेंसी को। सर्टिफिकेशन एजेंसी जो है वो सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स को वेरीफाई करने के बाद उसका सत्यापन करती है या उसको वेरीफाई करती है। तीसरा है बीज खेत का फसल वृद्धि की विभिन्न अवस्थाओं पर निरीक्षण करना, ताकि न्यूनतम प्रमाणीकरण मानकों को बनाकर रखा जा सके। तो सर्टिफिकेशन एजेंसी क्या करती है, अभी अपना एक सीड इंस्पेक्टर या बीज निरीक्षक जो है वो भेजती है कहाँ पर, फील्ड के अंदर जहाँ पर सीड का प्रोडक्शन हो रहा है। तो क्रॉप ग्रोथ की डिफरेंट स्टेजेस पर या फसल वृद्धि की विभिन्न अवस्थाओं पर जो सीड इंस्पेक्टर है वो निरीक्षण करता है या इंस्पेक्शन करता है, और मिनिमम जो सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड्स हैं या न्यूनतम जो प्रमाणीकरण मानक है उनको बनाए रखने का कार्य जो है वो उसके द्वारा किया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट इसका कार्य आता है बीज नमूनों को एकत्रित करना। जो सीड सैंपल्स हैं उनको कलेक्ट करने का काम भी किसका होता है, सीड इंस्पेक्टर का होता है। तो सीड इंस्पेक्टर सीड सैंपल्स को कलेक्ट करता है और उनको टेस्ट के लिए या परीक्षण के लिए SSTL यानी कि स्टेट सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी जो भी रिलेटेड एरिया से होती है उसको भेज देता है। ठीक है, तो परीक्षण से जो भी रिजल्ट आते हैं उसको सीड इंस्पेक्टर जो है वो SCA को जमा करवा देता है। ठीक है, तो ये 4 मेन फंक्शंस हैं जो कि सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी के द्वारा किए जाते हैं। इसके अलावा कुछ और भी फंक्शंस हैं, जैसे नोटिफाइड किस्मों का प्रमाणीकरण करना। जो नोटिफाइड वैरायटीज़ हैं ऐसी ही किस्मों का सर्टिफिकेशन हो सकता है जो नोटिफाइड है। तो नोटिफाइड वैरायटी को सर्टिफाई करने का काम जो है वो भी सर्टिफिकेशन एजेंसी का होता है। इसके अलावा बीज ढेरों के लिए प्रमाणीकरण टैग जारी करना, जो सीड लॉट्स होते हैं,
ठीक है। जो न्यूनतम जो प्रमाणीकरण मानक हैं उनको फुलफिल कर रहे हैं या मिनिमम सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड्स को पूरा कर रहे हैं, उन सीड लॉट्स के लिए या उन बीज ढेरों के लिए जो प्रमाणीकरण टैग्स हैं या सर्टिफिकेशन टैग जो हैं उनको जारी करने का काम भी सर्टिफिकेशन एजेंसी का होता है। इसके अलावा प्रमाणीकृत बीज उत्पादकों की सूची जारी करना, जो राज्य के अंदर सर्टिफाइड सीड प्रोड्यूसर्स हैं उनकी एक लिस्ट जो है वो जारी की जाती है, किसके द्वारा? सर्टिफिकेशन एजेंसी के द्वारा, कि जो फार्मर्स हैं वो केवल इन्हीं सर्टिफाइड सीड्स का यूज़ जो है वो अपने फील्ड के अंदर ग्रो करवाने के लिए कर सकें। ठीक है, तो ये भी एक कार्य होता है इसका। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे सेंट्रल सीड सर्टिफिकेशन बोर्ड या CSCB की। तो 1972 के अंदर 1972 में सीड एक्ट के अंदर अमेंडमेंट किया गया या बीज अधिनियम के अंदर संशोधन किया गया और एक नई धारा जोड़ी गई, और उस नई धारा या न्यू सेक्शन का नाम क्या है? 8A या 8A जो है वो जोड़ दी गई। इस धारा के अंतर्गत जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या केंद्र सरकार जो है उसने CSCB की स्थापना की, यानी कि सेंट्रल सीड सर्टिफिकेशन बोर्ड जो है उसकी स्थापना केंद्र सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने की। तो इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो 1972 में अमेंडमेंट हुआ, सीड एक्ट के अंदर बीज अधिनियम के अंदर संशोधन हुआ। ए न्यू सेक्शन इज एडेड, सेक्शन 8A, जो धारा 8A है उसको नई धारा है ये, इसको ऐड कर दिया गया, जोड़ दिया गया। अंडर दिस सेक्शन, अब इस धारा या इस सेक्शन के अंतर्गत जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या केंद्र सरकार है उसने CSCB की स्थापना की या CSCB को एस्टैब्लिश किया। अब CSCB जो है उसका कार्य क्या होता है, मेन फंक्शन क्या होता है? तो CSCB क्या करती है? केंद्र सरकार व राज्य सरकार को, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट जो होती है, इन दोनों को प्रमाणीकरण से संबंधित जो मामले होते हैं या सर्टिफिकेशन से रिलेटेड जो मैटर होता है उसके संबंध में एडवाइस देने का कार्य या सलाह देने का जो कार्य है वो CSCB का किया जाता है। यह SSCA के साथ समन्वय में कार्य करने में सहायता करता है। ठीक है, SSCA और CSCB ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ समन्वय में या कोऑर्डिनेशन में वर्क करते हैं। ठीक है, तो उसमें भी ये हेल्प करता है। तो CSCB करता क्या है? अभी इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो, ये एडवाइस देता है। किसको एडवाइस देता है? सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट को। किससे रिलेटेड मैटर्स में? एक तो सर्टिफिकेशन रिलेटेड मैटर्स में, यानी जो प्रमाणीकरण से संबंधित मामले होते हैं उससे संबंधित, और दूसरा कोऑर्डिनेट फंक्शनिंग ऑफ SSCA, जो सीड सर्टिफिकेशन एजेंसीज होती हैं अलग अलग स्टेट्स की, उनके आपस में समन्वय में काम करने में ये सहायता करता है। उसके बाद सदस्य या मेंबर्स की हम लोग बात करें तो इसमें एक तो चेयरमैन होता है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। 4 मेंबर्स होते हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट से लिए जाते हैं, लेकिन इनका जो नॉमिनेशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा 3 मेंबर्स जो है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से होते हैं और इनको भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। इसके अलावा 13 पर्सन या व्यक्ति होते हैं जो कि बीज उत्पादकों के या सीड प्रोड्यूसर्स के प्रतिनिधि होते हैं। ठीक है, और इनको भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। अब CSCB जो है इसका जो प्रत्येक सदस्य है, चाहे वो चेयरमैन हो, पर्सन हो या मेंबर हो, उसका जो कार्यकाल है वो होता है 2 वर्ष का। ठीक है, लेकिन 2 वर्ष काम करने के बाद फिर से वो नॉमिनेट हो सकता है, नामित हो सकता है, तो उसके लिए ये योग्य होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, इस पे क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे बीज निरीक्षक की, यानी कि सीड इंस्पेक्टर की। तो सबसे पहले सीड एक्ट एनफोर्समेंट क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो बीज की गुणवत्ता या सीड की क्वालिटी को कंट्रोल करना चाहते हैं या नियंत्रित करना चाहते हैं तो उसके लिए ये जरूरी है कि जो भी सीड रूल्स बनाए गए हैं या बीज से संबंधित नियम बनाए गए हैं उनको लागू किया जाए। ठीक है, तो ये आवश्यक है। अगर बीज नियम लागू होंगे तभी बीज की गुणवत्ता नियंत्रित की जा सकती है। ठीक है, तो बीज से संबंधित जो विभिन्न प्रावधान होते हैं या सीड से रिलेटेड जो डिफरेंट रूल्स होते हैं या लॉज होते हैं उनको लागू करने का जो उत्तरदायित्व है या उनको अप्लाई करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सीड इंस्पेक्टर की होती है या बीज निरीक्षक की होती है। तो बीज निरीक्षक की जो नियुक्ति है वो राज्य सरकार के द्वारा की जाती है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पर क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। बीज अधिनियम की 4 धाराएं
या हम कह सकते हैं सीड एक्ट की 4 सेक्शंस ऐसे हैं जो कि सीड इंस्पेक्टर से रिलेटेड हैं या बीज निरीक्षक से संबंधित हैं। इस पे क्वेश्चन भी आ सकता है, तो इसमें टेबल के जरिए हम लोग इसको देखेंगे। तो कितने सेक्शन हैं? 4 सेक्शंस हैं या धाराएं हैं, 13, 14, 15 और 23। जो सेक्शन 13 है इसके अंतर्गत जो सीड इंस्पेक्टर है उसकी नियुक्ति या अपॉइंटमेंट होता है। धारा 14 के अंतर्गत जो सीड इंस्पेक्टर है उसको शक्तियां या पावर्स प्रदान की गई हैं। धारा 15 के अंतर्गत जो प्रोसीजर ऑफ इंस्पेक्शन है, निरीक्षण की विधि जो है, यानी कि जो सीड इंस्पेक्टर है वो किस प्रकार से फील्ड का इंस्पेक्शन करेगा या सीड का इंस्पेक्शन करेगा, उसकी विधि जो है वो सेक्शन 15 के अंतर्गत लिखी गई है। और धारा 23 के अंतर्गत जो सीड इंस्पेक्टर है उसकी ड्यूटीज या कर्तव्य जो हैं वो निर्धारित किए गए हैं। तो ये 4 धाराएं हैं जिनके बारे में आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद बीज निरीक्षक की शक्तियां या पावर्स ऑफ सीड इंस्पेक्टर की हम लोग बात करेंगे। तो कोई भी सीड सेलर है या बीज विक्रेता है, ठीक है, जो बीज बेच रहा है मार्केट के अंदर या बाजार के अंदर, तो किसी भी बीज विक्रेता से किसी भी किस्म का या किसी भी वैरायटी का जो सीड है उसके नमूने जो है वो लिए जा सकते हैं। किसके द्वारा? सीड इंस्पेक्टर या बीज निरीक्षक के द्वारा, ठीक है। तो सैंपल ले सकता है, सबसे पहला ये पावर है। दूसरी पावर है बीज के नमूने को, जो भी सीड सैंपल उसने लिए हैं उसको उस क्षेत्र से संबंधित जो SSTL होती है या उस एरिया से रिलेटेड जो सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी होती है, ठीक है, उसमें परीक्षण के लिए उसको भेज सकता है। तो सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी इससे मना नहीं कर सकती, तो बीज निरीक्षक जो है वो SSTL में परीक्षण के लिए इन बीज के नमूनों को भेज सकता है। इसके अलावा किसी भी समय यानी कि 24 घंटों में किसी भी टाइम, रात के समय भी दिन के समय भी, किसी भी स्थान में प्रवेश कर, है ना, किसी भी जगह पे जो सीड इंस्पेक्टर है वो प्रवेश कर सकता है और बीज स्टॉक को चेक कर सकता है। जहाँ पे बीज भंडार किया गया है यानी सीड जो है उसको स्टॉक किया गया है उसको चेक कर सकता है सीड इंस्पेक्टर। अगर विक्रेता या जो सीड का सेलर होता है वो गोदाम का गेट खोलने से इनकार करता है, वो कहता है कि गोदाम का गेट वो नहीं खोलेगा, तो इस स्थिति में जो सीड इंस्पेक्टर है वो ताले को तोड़वा सकता है ना, ताला जो लगा हुआ है मान लीजिए गोदाम के ऊपर, तो उस ताले को तोड़कर अंदर प्रवेश कर सकता है, ठीक है। और अंदर प्रवेश करने के बाद जो कंटेनर्स होते हैं उन कंटेनर्स के अंदर जो बीज भरे हुए होते हैं उन कंटेनर्स को तोड़कर, या कंटेनर्स पर अगर लॉक लगा हुआ है, ताला लगा हुआ है, तो उस ताले को तोड़कर उनको खोल सकता है और बीजों को चेक कर सकता है या सीड को चेक कर सकता है, ठीक है। लेकिन इसके लिए 2 गवाह या 2 जो व्यक्ति हैं गवाह के रूप में उपस्थित होने अनिवार्य हैं, अकेला वो ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है। उसके बाद जब बाद की कार्रवाई होती है तो उसमें इन 2 गवाहों के जो हस्ताक्षर हैं या सिग्नेचर्स हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं, तो वो लिए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा सीड इंस्पेक्टर क्या कर सकता है, कोई भी उसको ये डाउट लगता है या कोई संदिग्ध रिकॉर्ड उसको मिलता है या कोई रजिस्टर मिलता है संदिग्ध, या कोई दस्तावेज या सामग्री है उसको मिलती है, तो वो उसको चेक कर सकता है आसानी से, ठीक है, बिना किसी रोक टोक के। इसके अलावा यदि कोई बीज विक्रेता, कोई भी सीड सेलर है, सामान्य से अधिक मूल्य पर बीज बेच रहा है, ठीक है, जो नॉर्मल रेट है सीड का वो कम है और जो सीड सेलर है या बीज विक्रेता है वो ज़्यादा मूल्य के ऊपर बीज को बेच रहा है, तो जो सीड इंस्पेक्टर है वो उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है, ठीक है। तो ये भी एक फंक्शन या कार्य जो है वो होता है किसका? सीड इंस्पेक्टर का। उसके बाद बात करेंगे बीज निरीक्षक के कर्तव्य या ड्यूटीज ऑफ सीड इंस्पेक्टर। तो सबसे पहला तो आता है निरीक्षण या इंस्पेक्शन का। तो फसल वृद्धि, जब सीड जो क्रॉप है वो ग्रोथ कर रही होती है, उसकी जो डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, ठीक है, और बीज संसाधन, जब सीड की प्रोसेसिंग हो रही होती है, और बीज भंडारण यानी जब सीड का स्टोरेज हो रहा होता है, तो उसके दौरान जो SCA है या सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी है वो जितनी बार भी सीड इंस्पेक्टर को भेजती है इंस्पेक्शन के लिए या निरीक्षण के लिए, उतनी बार ही उसको जाना पड़ता है सीड इंस्पेक्टर को, वो मना नहीं कर सकता। उसके बाद आता है संतुष्टि या सेटिस्फैक्शन। तो जो सीड इंस्पेक्टर है वो अपने आप को सेटिस्फाई करेगा, संतुष्ट करेगा कि जो प्रमाण पत्र उसको दिया गया है, जो सर्टिफिकेट उसको दिया गया है, उसके अंदर जो भी कंडीशंस लिखी हुई हैं, जो भी शर्तें लिखी हुई हैं, उनकी अनुपालना हो रही है या नहीं, वो फुलफिल हो रही हैं या नहीं, ये अपने आप को वो सेटिस्फाई करेगा। इसके अलावा बीज उत्पादन, भंडारण व विक्रय के दौरान
जब सीड का प्रोडक्शन हो रहा होता है उस दौरान, जब स्टोरेज कर रहे होते हैं सीड का उस दौरान, और जब सीड को बेचा जा रहा होता है यानी विक्रय किया जा रहा होता है उसके दौरान बीज अधिनियम के जो नियम होते हैं या सीड एक्ट के जो नियम होते हैं उनका कहीं उल्लंघन तो नहीं हो रहा। अगर ऐसा हो रहा है, अगर उसको संदेह हो जाता है सीड इंस्पेक्टर को, तो वो सीड के सैंपल लेता है यानी बीज के नमूने लेता है और उसको SSTL में भेजेगा, यानी संबंधित क्षेत्र की जो सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी होती है या बीज परीक्षण प्रयोगशाला होती है उसमें उसको भेजता है। बीज के नमूने लेने से पहले, है ना, जब सीड के सैंपल लिए जाते हैं उससे पहले बीज निरीक्षक को लिखित में नोटिस देना होगा, है ना। जो सीड इंस्पेक्टर है वो सीड सेलर को या बीज विक्रेता को लिखित में नोटिस देता है कि मैं सीड के सैंपल आपसे ले रहा हूं और उसको सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी में भेज रहा हूं। अब जो बीज निरीक्षक है या सीड इंस्पेक्टर है वो 3 बीज के नमूने लेता है या 3 सीड सैंपल्स वो लेता है और उनको थैलियों में बंद करके या बैग्स के अंदर उनको फिल करके और चिन्हित करता है, उसको लेबल कर लेता है। अब ये जो 3 बीज नमूने या 3 सीड सैंपल्स उसने लिए हैं, इनमें से एक जो सीड सैंपल है वो तो बीज विक्रेता को यानी कि सीड जो सेलर होता है उसको दे दिया जाता है। एक नमूना जो है या एक सैंपल जो है वो परीक्षण के लिए या टेस्टिंग के लिए संबंधित क्षेत्र की SSTL को भेज दिया जाता है और शेष जो बचा हुआ एक सैंपल या नमूना है वो या तो सीड इंस्पेक्टर उसको खुद रख लेता है अपने पास, है ना, बीज निरीक्षक खुद अपने पास रख लेता है, या फिर धारा 16 की उपधारा 2 के अंतर्गत या सेक्शन 16 की जो सब सेक्शन 2 है उसके अंडर ये प्रावधान है कि वो इस एक नमूने को सेंट्रल सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी को भेज सकता है। ठीक है, तो ये 3 नमूनों का आगे का फेट या फ्यूचर हो जाता है। तो इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो 3 सैंपल्स लिए, इसमें से एक सैंपल टू पर्सन यानी कि जो बीज विक्रेता होगा उसको दिया जाएगा, एक सैंपल जो है वो SSTL यानी कि जो संबंधित क्षेत्र की सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी है उसको दिया जाएगा, और बचा हुआ एक सैंपल जो है वो या तो रिटेन बाय द सीड इंस्पेक्टर जो बीज निरीक्षक है उसके द्वारा रख लिया जाता है, या फिर CSTL को यानी सेंट्रल सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी को भेज दिया जाता है। ये कब भेजा जाता है? ये भेजा जाता है सब सेक्शन जो 16 है या धारा 16 जो है उसकी उपधारा 2 के अंतर्गत भेजा जाता है। इसके अलावा शिकायत की जांच करना भी जो सीड इंस्पेक्टर है उसका कार्य होता है। अधिनियम के नियमों का उल्लंघन हो रहा हो, अगर जो सीड एक्ट है उसके जो रूल्स हैं, ठीक है, उसका उल्लंघन हो रहा हो तो उसके संबंध में अगर कोई शिकायत मिलती है या कोई शिकायत कर देता है तो उसकी जांच करना जो है वो किसका कार्य होता है? सीड इंस्पेक्टर का कार्य होता है। इसके अलावा रिपोर्ट भेजना अपने द्वारा, यानी जो भी सीड इंस्पेक्टर काम करता है या जो भी कार्य करता है वो उसकी रिपोर्ट बनाकर SCA को भेजने का जो जिम्मा है या जिम्मेदारी जो है वो किसकी होती है? सीड इंस्पेक्टर की होती है। इसके अलावा मुकदमा करना या FIR करवाना जो है, अगर अधिनियम के नियमों का उल्लंघन हो रहा है, ठीक है, अगर ये हम कह सकते हैं जो सीड एक्ट है उसके रूल्स का वायोलेशन हो रहा है तो तो फिर जो FIR करवाने का काम है, मुकदमा दर्ज करवाने का काम है वो भी सीड इंस्पेक्टर का होता है। किसान की शिकायत या फार्मर जो है वो भी शिकायत कर सकता है। मान लीजिए यदि फार्मर जो है, कोई किसान लिखित में यह शिकायत कर देता है कि उसकी फसल जो है वो खराब हो चुकी है और उसकी फसल किस वजह से खराब हुई है कि उसको जो बीज दिया गया था या बीज उसने जो मार्केट से खरीदा था वो घटिया किस्म का था और इस बीज की आपूर्ति की वजह से या सीड सप्लाई की वजह से उसकी फसल खराब हो गई। तो बीज निरीक्षक या सीड इंस्पेक्टर क्या करेगा? जो शिकायत करता होगा उसके द्वारा, यानी जो फार्मर या किसान होगा उसके द्वारा जो बीज प्रयुक्त किया गया था फसल को उगाने के लिए, उसके लेबल को और थैले को, जिस थैले में वो बीज आया था, और जो बचा हुआ जो बीज है उस फार्मर या किसान के पास या उस शिकायतकर्ता के पास, उसको अपने कब्जे में ले लेता है ताकि ये प्रमाण मिल सके कि इन बीजों की आपूर्ति कहाँ से हुई है। ठीक है, तो कहाँ से ये सीड आए हैं उसका पता चल सके, और जो बचे हुए बीज हैं या जो रेस्ट सीड जो बचे हुए होते हैं किसान के पास, उसको SSTL में भेजता है यानी सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी में भेजता है परीक्षण के लिए। उसके बाद निष्कर्ष की जो रिपोर्ट है वो यथाशीघ्र यानी जल्दी से जल्दी वो रिपोर्ट जो है रिजल्ट की वो सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत करेगा। जो भी पावर में अधिकारी होगा उसको वो प्रस्तुत करेगा। दोषी होने पर बीज कंपनी पर उचित कार्रवाई की जाती है। अगर बीज कंपनी जो है या सीड कंपनी जो है उसका बीज घटिया क्वालिटी का निकलता है तो उसके ऊपर उचित कार्रवाई जो है वो की जाती है।
तो किसान की शिकायत पर गौर करने का अधिकार जो है वो भी किसका होता है, सीड इंस्पेक्टर का होता है। उसके बाद आता है अपराध व दंड, ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज की हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले अपराध या ऑफेंसेस की हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला ऑफेंस आता है कि बीज अधिनियम के जो नियम होते हैं या सीड एक्ट के अंदर जो भी लॉज बनाए गए हैं उनका अगर उल्लंघन हो रहा हो या उनका वायोलेशन हो रहा हो तो ये एक अपराध माना जाता है। दूसरा है किस्म के बीज का, कोई भी एक वैरायटी है उसका जो सीड है अगर गलत ब्रांड या रॉन्ग ब्रांड से उसका आयात यानी इंपोर्ट किया जा रहा हो, विक्रय यानी कि सेलिंग की जा रही हो, स्टॉक यानी कि उसका भंडारण किया जा रहा हो, विक्रय के लिए प्रदर्शन यानी सेलिंग के लिए उसका एडवर्टाइजमेंट किया जा रहा हो, अदला बदली या एक्सचेंज किया जा रहा हो, आदान प्रदान, आपूर्ति या सप्लाई की जा रही हो, तो ये एक अपराध या ऑफेंस माना जाता है। इसके अलावा किस्म के बीज का पंजीकरण प्रमाण पत्र के बिना, जो कोई भी वैरायटी है उसका सीड अगर बिना सर्टिफिकेट के या बिना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के या पंजीकरण प्रमाण पत्र के उसका आयात किया जा रहा हो यानी इंपोर्ट किया जा रहा हो, या विक्रय यानी कि सेलिंग की जा रही हो, या स्टॉक यानी कि भंडारण किया जा रहा हो, या विक्रय के लिए प्रदर्शन यानी कि सेलिंग के लिए उसका एडवर्टाइजमेंट किया जा रहा हो, या अदला बदली यानी एक्सचेंज आदान प्रदान किया जा रहा हो, वह आपूर्ति यानी कि सप्लाई की जा रही हो, तो ये भी एक अपराध या ऑफेंस माना जाता है। इसके अलावा ऐसा बीज बेचना, कोई ऐसा सीड जो है वो बेचा जा रहा हो मार्केट के अंदर जिसकी प्योरिटी या शुद्धता बहुत कम है, अंकुरण या जर्मिनेशन बहुत कम है, स्वास्थ्य के मानक जो है वो पूरे नहीं हो रहे हैं, तो ये भी एक ऑफेंस या अपराध माना जाता है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति पंजीकरण समिति यानी कि जो रजिस्ट्रेशन कमेटी होती है वो उप समिति सब कमेटी जो है SCA यानी कि सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी, बीज निरीक्षक यानी कि सीड इंस्पेक्टर, बीज विश्लेषक यानी कि सीड एनालिस्ट आदि को कार्य करने से रोकता है, तो ये भी एक ऑफेंस या अपराध माना जाता है। दंड या पेनल्टीज की बात कर लेते हैं। तो अगर हमने अपराध जो देखे हैं अगर वो अपराध सिद्ध हो जाते हैं, दोष सिद्ध हो जाते हैं, तो कम से कम 5,000 रुपए का जुर्माना जो है वो लगाया जाता है, या फिर जुर्माने को अधिकतम बढ़ाकर 25,000 तक किया जा सकता है। तो 5,000 या अधिकतम 25,000 रुपए जुर्माना। तो पेनल्टी क्या होगी, मिनिमम 5,000 रुपए और मैक्सिमम 25,000 रुपए। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति आनुवंशिक शुद्धता के गलत आंकड़े प्रस्तुत करता है, यानी कि जेनेटिक प्योरिटी है तो कम लेकिन वो ज़्यादा बता देता है, या फिर नॉक्सियस सीड या टॉक्सिक सीड हानिकारक बीज वो बेच रहा है मार्केट के अंदर जो कि ह्यूमन हेल्थ के लिए, मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो ऐसा करने पर उस व्यक्ति को 6 महीने तक का कारावास हो सकता है, 6 महीने तक की उसको सजा हो सकती है, या फिर 50,000 रुपए तक का जुर्माना जो है 50,000 तक की उसको पेनल्टी जो है वो दी जा सकती है, या फिर दोनों जो है उसका प्रावधान होता है। ठीक है, तो पेनल्टी क्या होगी, 6 मंथ इम्प्रिजनमेंट 6 महीने की जेल, या RS 50,000 फाइन 50,000 का जुर्माना, या फिर दोनों जो है वो दिया जा सकता है। उसके बाद फिर लास्ट में हम लोग करेंगे बीज नियंत्रण आदेश 1983 या सीड कंट्रोल ऑर्डर 1983। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आवश्यक वस्तु अधिनियम जो है 1955 या एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट 1955 के अंदर ये आया था। इसकी धारा 3 के द्वारा, इसके अंदर सेक्शन 3 जो है उसके द्वारा एक शक्ति या पावर जो है वो मिली हुई है। केंद्र सरकार ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस पावर या शक्ति का प्रयोग करते हुए 1983 में बीज नियंत्रण आदेश जारी किया था या सीड कंट्रोल ऑर्डर जो है वो जारी किया था। इस आदेश के द्वारा किया क्या गया, जो बुआई अथवा रोपण हेतु बीज प्रयुक्त होते हैं या जो सोइंग के लिए या ट्रांसप्लांटिंग के लिए जो सीड्स यूज किए जाते हैं उनको आवश्यक वस्तुओं में सम्मिलित कर लिया गया, उनको एसेंशियल कमोडिटीज में ऐड कर लिया गया। ठीक है, यही बीज नियंत्रण आदेश का मेन एक कार्य था। तो ये कौन कौन से बीज होते हैं जो कि बुआई के लिए व रोपण के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, तो इसमें खाद्य फसलों व फल सब्जियों के जो बीज होते हैं यानी कि जो फूड क्रॉप्स होती हैं, सीरियल्स होती हैं, और जो फ्रूट एंड वेजिटेबल्स होती हैं उनके जो सीड होते हैं वो आते हैं इसके अंदर। इसके अलावा जो चारा फसलों के बीज होते हैं, जो फूडर क्रॉप्स होती हैं, पशुओं के लिए जो चारे के लिए जो बीज यूज किया जाता है वो हो गया। इसके अलावा जूट के जो बीज होते हैं, इन 3 प्रकार के बीजों को एसेंशियल कमोडिटी या आवश्यक वस्तुएं मान लिया गया। तो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 इसकी धारा 3 जो है सेक्शन 3 जो है वो पावर देती है, और इसी पावर का उपयोग सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया
या केंद्र सरकार ने इस शक्ति का उपयोग किया और सीड कंट्रोल ऑर्डर 1983 बना दिया। और सीड कंट्रोल ऑर्डर 1983 के अकॉर्डिंग जो सीड्स, ऐसे बीज या सीड्स यूज्ड फॉर सोइंग एंड प्लांटिंग, जो बुआई के लिए और प्लांटिंग के लिए यानी कि रोपण के लिए उपयोग किए जाते हैं, उनको एसेंशियल कमोडिटीज़ में या आवश्यक वस्तुओं के अंदर इंक्लूड कर लिया गया। ठीक है, तो ये कौन कौन से सीड हैं? सीड्स ऑफ सीरियल्स एंड वेजिटेबल्स, जो धान्य फसलें हैं उनके बीज जो हैं, या जो सब्जियां होती हैं उनके बीज हैं। इसके अलावा सीड्स ऑफ फोडर क्रॉप्स, जो चारा फसलें हैं उनके जो बीज हैं वो भी इसमें आते हैं। इसके अलावा सीड्स ऑफ जूट क्रॉप, जूट फसल जो है उसके बीज जो है इसको इसमें ऐड किया गया है। तो जो बीज नियंत्रण आदेश है वो 30 दिसंबर 1983 को संपूर्ण भारत के अंदर ये लागू हो गया था, अप्लाई हो गया था। इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हम लोग करेंगे। सबसे पहले आता है नियंत्रक या कंट्रोलर। तो केंद्र सरकार के द्वारा या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। ये एक ऐसा व्यक्ति होता है जो बीज नियंत्रक के रूप में या सीड कंट्रोलर के रूप में कार्य करता है। दूसरा आता है व्यवहारी, जिसको डीलर भी कहते हैं। तो बीजों का विक्रय करने वाला यानी कि सीड को सेल करने वाला मार्केट के अंदर। इसके अलावा आयात अथवा निर्यात करने वाला, या हम कह सकते हैं इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करने वाला कोई भी एक पर्सन जो है वो डीलर या व्यवहारी हो सकता है। इसके अलावा आता है अनुज्ञापन अधिकारी या रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। तो इसकी जो नियुक्ति है वो धारा 11 के अंतर्गत की गई है या सेक्शन 11 के अंडर इसकी अपॉइंटमेंट की गई है। इसका काम क्या होता है? जो डीलर्स होते हैं यानी जो व्यापारी होते हैं उनको काम करने के लिए लाइसेंस प्रदान करना। ठीक है, तो लाइसेंस देने का काम रजिस्ट्रेशन ऑफिसर या अनुज्ञापन अधिकारी का होता है। उसके बाद आता है अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन, एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस। लाइसेंस के लिए जो आवेदन है वो किसके द्वारा किया जाता है? डीलर के द्वारा। तो डीलर क्या करता है? निर्धारित फॉर्म, एक फॉर्म होता है उसको फिल करता है, भरता है, और उसकी 2 कॉपीज या 2 प्रतियां जो होती हैं वो अनुज्ञापन अधिकारी यानी रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को जमा करवा देता है या आवेदन कर देता है। तो डीलर क्या करेगा? फिल एप्लीकेशन फॉर्म, जो आवेदन है, आवेदन फॉर्म है उसको भरेगा, उसकी 2 कॉपीज, 2 प्रतियां जो हैं, और इसकी फीस होती है 50 रुपये। वो सबमिट करेगा किसको? टू द रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, जो अनुज्ञापन अधिकारी होगा उसको वो जमा करवाएगा या आवेदन करेगा। उसके बाद आता है ग्रांट और रिफ्यूजल ऑफ लाइसेंस। जो लाइसेंस है वो दिया जाएगा डीलर को या नहीं दिया जाएगा, ये किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? अनुज्ञापन अधिकारी के द्वारा, या जो रजिस्ट्रेशन ऑफिसर होता है। तो अनुज्ञापन अधिकारी क्या करता है? आवश्यक जांच करता है। अनुज्ञापन अधिकारी या रजिस्ट्रेशन ऑफिसर लाइसेंस दे देता है डीलर को यदि दिया गया पहला लाइसेंस निलंबन अवधि में है। ठीक है, पहले जो उसको लाइसेंस दिया गया है वो पूरी तरह से अभी तक निलंबित नहीं हुआ है, वो निलंबन अवधि के अंतर्गत है। दूसरा है पहला लाइसेंस निरस्तीकरण की तिथि से 1 वर्ष की अवधि में है। ठीक है, मतलब जो पहले लाइसेंस दिया गया है वो अभी रिजेक्ट हो गया है, रिजेक्ट होने के बाद 1 वर्ष की अवधि के अंतर्गत आता है। इसके अलावा अनुज्ञापन अधिकारी या रजिस्ट्रेशन ऑफिसर जो है वो लाइसेंस देने से मना भी कर देता है डीलर को। क्यों मना करता है? उसके कुछ कारण होते हैं। तो सबसे पहला कारण ये होता है कि जो उसको पहला लाइसेंस दिया गया था उसको निलंबित कर दिया गया था, उसको किसी वजह से या किसी कारण से निलंबित कर दिया गया था समय से पहले ही। दूसरा, पहला लाइसेंस निरस्त किया गया हो, रिजेक्ट किया गया हो पहला जो लाइसेंस है। ठीक है, इसके अलावा तीसरा, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 या जो एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट है 1955, उसके अधीन पिछले 3 वर्ष में अगर वो दोषी पाया जा रहा है तो भी जो लाइसेंस है देने से वो मना कर दिया जाता है। अनुज्ञप्ति की वैधता अवधि या वैलिडिटी पीरियड ऑफ लाइसेंस क्या होता है अभी? तो जब जो लाइसेंस है जारी किया जाता है तो जारी होने की अवधि से लेके 3 वर्ष तक की वैध होता है, या 3 साल के लिए उसका वैलिडिटी पीरियड होता है। इस पर क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान से करना है अभी। उसके बाद आता है अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण या रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस। तो जो लाइसेंस धारक होता है यानी कि जो डीलर हम लोग कह सकते हैं, वो निर्धारित फॉर्म भरकर अगर रिन्यू करवाना चाहता है अपने लाइसेंस को, मान लीजिए उसके 3 साल पूरे होने वाले हैं तो वो रिन्यू करवाना चाहता है, तो उसके लिए क्या करेगा? वो निर्धारित फॉर्म होता है उसको भरता है, वो फिल करता है, और उसकी 2 कॉपीज या प्रतियां जो है वो अनुज्ञापन अधिकारी यानी कि रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को वो सबमिट करवा देता है या उसको आवेदन कर देता है, एप्लीकेशन कर देता है। वैधता खत्म होने से पहले, या हम कह सकते हैं वैलिडिटी पीरियड जो है लाइसेंस की खत्म होने से पहले अगर वो आवेदन करता है तो 20 रुपये का जो शुल्क है या फी जो है वो देनी पड़ती है उसको। लेकिन अगर वैधता खत्म हो चुकी है या वैलिडिटी खत्म हो चुकी है और 30 दिन के अंदर अंदर वो अप्लाई कर देता है तो 25 रुपये का जो उसको शुल्क है वो या फ़ी जो है वो देनी पड़ती है। तो लाइसेंस होल्डर क्या करेगा? फिल एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेगा ऑन टाइम अगर वो करता है, यानी कि बिफोर
वैधता खत्म होने से पहले वो देता है तो 20 रुपये फीस है, और लेट फीस जो है 25 रुपये है विद इन 30 डेज, यानी 30 दिन के भीतर भीतर। तो वो क्या करेगा, सबमिट कर देगा अपने एप्लीकेशन को, किसको, रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी को, यानी कि जो अनुज्ञापन अधिकारी है उसको। उसके बाद मूल्य सूची या रेट लिस्ट की हम लोग बात करेंगे। तो जो विभिन्न बीज हैं या डिफरेंट जो सीड्स होते हैं उनकी उनकी जो रेट लिस्ट होती है या मूल्य सूची होती है वो बीज विक्रेता को यानी कि डीलर को प्रदर्शित करनी पड़ती है, शो करनी पड़ती है अपनी शॉप के सामने। प्रत्येक दिन या हर दिन जो है या ईच डे जो है वो इनिशियल एंड लास्ट जो स्टॉक होता है, यानी शुरू में स्टॉक कितना था और लास्ट में कितना बचा, ये भी प्रदर्शित करना पड़ता है। तो किस बीज का या किस किस्म के बीज का कितना प्राइस है, ये उसको रेट लिस्ट लगानी पड़ती है। इसके अलावा आता है रसीद या मेमोरेंडम। तो प्रत्येक जो डीलर होगा या जो हम कह सकते हैं जो बीज विक्रेता होगा, उसको बीज खरीदने वाले व्यक्ति को यानी कि जो सीड को परचेज करेगा उसको एक रसीद देनी पड़ेगी। तो डीलर क्या करेगा, कैश रिसिप्ट देगा किसको, सीड बायर को यानी कि किसान को जो बीज खरीद रहा है। इसके अलावा आता है वितरण आदेश या डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर। तो अगर पब्लिक के वेलफेयर में हो या लोक हित में आवश्यक होने पर जो सीड कंट्रोलर होता है या बीज नियंत्रक होता है वो बीज वितरक को यानी कि जो सीड डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं उनको एक लिखित आदेश या रिटर्न ऑर्डर दे सकता है कि वो बीज उत्पादक या डीलर जो है वो बीज का वितरण करे लोक हित में। ठीक है, ऐसा कब होता है, जब अकाल पड़ता है उस कंडीशन में। तो कंट्रोलर क्या करेगा, रिटर्न ऑर्डर देगा किसको, डीलर या प्रोड्यूसर को। तो वो सीड का डिस्ट्रीब्यूशन फार्मर्स के अंदर करेंगे इफ एसेंशियल इन पब्लिक इंटरेस्ट, अगर लोक हित में आवश्यक हो तो। उसके बाद निरीक्षक या इंस्पेक्टर की हम लोग बात कर लेते हैं। तो इसकी जो नियुक्ति है वो राज्य सरकार के द्वारा की जाती है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। ये करता क्या है, जो बीज नियंत्रण आदेश का पालन करने के लिए डीलरों की जांच करता है। तो सीड कंट्रोल ऑर्डर जो है उसको उसके जो रूल्स हैं या कंडीशंस जो हैं, शर्तें जो हैं, उसको उसकी पालना की जा रही है या नहीं, ये देखने के लिए डीलरों की जो जांच है वो सीड इंस्पेक्टर के द्वारा की जाती है। तो वो बीज के नमूने लेता है, सीड सैंपल्स लेता है और एसटीएल यानी कि संबंधित क्षेत्र की जो बीज परीक्षण प्रयोगशाला है उसको भेजता है। अब जो एसटीएल है वो क्या करेगी, 60 दिन के भीतर विद इन 60 डेज अपने एनालिसिस की या विश्लेषण की जो रिपोर्ट है वो निरीक्षक को भेजी जाती है या भेज देती है। उसके बाद आता है अनुज्ञप्ति का निलंबन या कैंसलेशन ऑफ लाइसेंस। अनुज्ञापन अधिकारी जो है या रजिस्ट्रेशन ऑफिसर जो है वो लाइसेंस को कैंसिल कर सकता है या रद्द कर सकता है। क्यों, कब करेगा रद्द, सबसे पहला है लाइसेंस गलत सूचना देकर प्राप्त किया गया हो। अगर लाइसेंस जो है डीलर के द्वारा गलत सूचना दी गई हो उसको और फिर प्राप्त किया गया हो तो ऐसा किया जा सकता है। लाइसेंस की किसी शर्त का उल्लंघन, यानी लाइसेंस के अंदर जो भी कंडीशंस होती हैं लाइसेंस की, अगर उसका वायोलेशन हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है, तो भी अनुज्ञापन अधिकारी लाइसेंस को कैंसिल कर सकता है। उसके बाद आता है अपील। तो कोई भी पर्सन या व्यक्ति 60 दिन के भीतर, मान लीजिए उसका लाइसेंस जो है वो कैंसिल कर दिया गया है, तो 60 दिन के भीतर भीतर उसको हाई अथॉरिटी जो होती है या उच्च अधिकारी जो होता है उसको वो अपील कर सकता है। कब अपील करेगा, यदि अनुज्ञापन अधिकारी या जो रजिस्ट्रेशन ऑफिसर है वो लाइसेंस प्रदान करने से इनकार करता है, यानी लाइसेंस देने से मना कर देता है, वो लाइसेंस में संशोधन करने से इनकार करता है, लाइसेंस के अंदर कोई अमेंडमेंट करवाना है उसको तो उससे भी इनकार कर रहा है, लाइसेंस के नवीनीकरण से इनकार करता है, यानी रिन्यूअल जो है लाइसेंस का वो नहीं कर रहा है तो वो भी अपील कर सकता है। इसके अलावा लाइसेंस को निलंबित कर देता है, जो लाइसेंस है उसको रिजेक्ट कर देता है। तो इस कंडीशन में तो कोई भी व्यक्ति जो है वो 60 दिन के भीतर हाई अथॉरिटी या उच्च अधिकारी को वो अपील कर सकता है। तो एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति जो है वो अपील कर सकता है अपीलिएट अथॉरिटी को या उच्च अधिकारी को विद इन 60 डेज, 60 दिन के भीतर। और इसकी फीस कितनी होती है, 50 रुपये की इसकी फीस होती है। तो ये था अभी अपना आज का लेक्चर। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर के सभी सब्जेक्ट्स के हिंदी व इंग्लिश में नोट्स लिखित में चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके लिए आपको गूगल में सर्च करना होगा प्लांट ब्रीडिंग 2010, जिसमें कोई भी स्पेस आपको नहीं रखना है। तो हम लोग सर्च करते हैं प्लांट ब्रीडिंग 2010 और उसके बाद आपको एंटर दबाना है।
जैसे ही आप एंटर पर क्लिक करते हो तो आपको सबसे ऊपर की तरफ एक लिंक दिखाई देगा साइंस एंड एग्रीकल्चर बॉटनी के नाम से। ठीक है, ये वेबसाइट कौन सी है? plantbreeding2010.blogspot.com। तो इस लिंक को आपको ओपन करना है, तो हम लोग इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको एक साइंस एंड एग्रीकल्चर बॉटनी के नाम से वेबसाइट ओपन हुई दिखाई देगी। इसमें आपको लेफ्ट कॉर्नर पर साइड बार पर क्लिक करना है, और जैसे ही साइड बार पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट्स के जो लिंक्स हैं वो मिल जाएंगे, और इसके साथ साथ जो ओल्ड पेपर्स के लिंक्स हैं वो भी आपको यहाँ पर आसानी से मिल जाएंगे, जिनके ऊपर क्लिक करके आप नोट्स तक पहुँच सकते हो। जो सब्जेक्ट्स यहाँ पर मेंशन नहीं हैं वो आने वाले टाइम में यहाँ पर ऐड कर दिए जाएंगे।